Hello friends, welcome to Textbook Success Stories. So my name is डॉक्टर पुष्पक पांडव और हमारे साथ आज है रजत भोयर जिन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्रैक किया एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ पीओ। जो ड्रीम जॉब होता है ऑफिसर की जॉब होती है और बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल वो वर्किंग में है। अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है और आज वो हमारे साथ जुड़े उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनकी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक बार वेलकम करते हैं। वेलकम रजत, कैसे हो? थैंक यू सर। मैं ठीक हूँ सर। Yes, so सबसे पहले congratulations to you. So you cracked the exam. Finally, you are having the post and now you are working also. So joining भी आ गया. So lockdown में काफी लोगों के साथ काफी बुरी चीजें हुई, पर आपके साथ एक बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है कि that you got the job and you joined the job also. So Rajat, I want to ask you one thing. कैसा लग रहा है? Means job join करके ऑफिसर बन के कैसी फीलिंग आ रही है? नहीं, फीलिंग तो अच्छी आ रही है सर, क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आना था वो रिजल्ट पहले पोस्टपोन हो गया था, तो फिर वही अनसर्टेनिटी थी लग जाएगा। बट देन फिर रिजल्ट आ गया और फिर धीरे धीरे करके प्रोसेस भी शुरू हो गया। थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे अनलॉक के प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद Okay. एंड देन फिर ज्वाइनिंग भी आ गया। तो जो टाइम था वो तो काफी मतलब थोड़ा टेंस मोमेंट भी रहता है, जैसे कि कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। Exactly. प्लस कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि मतलब ट्रैवल कैसे करे। तो Hmm. वो अच्छा होगा कि काफी लेट हुआ, जब तक बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी तो कुछ ज्यादा हैसल भी नहीं हुआ। Yeah. और जिस जगह में पोस्टेड हुआ वहाँ पे भी लोग अच्छे खासे वेलकमिंग थे, तो मुझे मतलब सारी चीजों में हेल्प हो गई, उनकी ब्रांच में भी हेल्प हो गई। That's फिर good. जहाँ मैं रह रहा था वहाँ पर भी लोगों ने जल्दी अकोमोडेट कर लिया, Okay. तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। That's great. रजत, एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, राइट? के जी जी तो सर। आफ्टर इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आपको हर किसी ने पूछा होगा, वापस मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाई बैंकिंग? सर मैं एक्चुअली उसके पहले एमपीएससी के लिए ट्राई कर रहा था, जो ओके। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस या कमीशन के लिए। बट देन वहाँ पे मेरा एक दो बार मैंने ट्राई किया, उसके बाद हुआ नहीं। देन वैकेंसीज का इश्यूज हो रहा था बहुत ज्यादा। तो देन उस टाइम पे मैं फिर उसका मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब किया था। ओके। तो कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए मुझे 2 साल हो गए। उसके बाद मेरे कजिन थे, उनका सिलेक्शन हो गया था बैंकिंग में। और मेरा था मतलब मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था मोस्टली। तो मैं फिर उन्होंने मुझे बताया कि तू बैंकिंग के लिए ट्राई कर सकता है। ओके। तो तब तो पढ़ ही रहा उसके लिए, तो इसके लिए भी तो पढ़ाई कर सकता है। तो फिर मैंने उनके एडवाइस लेके शुरू किया था। तो वहां से फिर मैं बैंक, जब उनका सिलेक्शन हो गया, फिर और कुछ दोस्त भी थे मेरे जिनका सिलेक्शन हो गया, फिर उनसे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ओके। और यहाँ पे वैकेंसीज आ नहीं रही थी। जो मेरा सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया था, तो सिविल की वैकेंसीज नहीं आ रही थी इंजीनियर्स के लिए। डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज आ रही थी एक्चुअली। तो फिर अब मैंने सोचा कि और ज्यादा वेट करने से अच्छा है कि इधर प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एग्जैक्टली एमपीएससी का एक्चुअली, आई एम आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, सो आई नो एमपीएससी की सिचुएशन कैसी होती है। बहुत बार वैकेंसीज आती नहीं और जब आती है तो रिजल्ट्स लगने को बहुत टाइम लगता है, सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम। सो द वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन के पहले हाउ वाज द रिएक्शन? घर वाले कैसे थे? मींस एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ? दोस्तों का देखने का नजरिया कैसे चेंज हुआ? बिकॉज वो बहुत बड़ा और बढ़िया एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ टाइम हमारे साथ होता है। तो अगर आप शेयर करोगे तो बढ़िया रहेगा। जी सर, सिलेक्शन के पहले भी सर मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली वो तब भी सपोर्टिव थी। और ओके। सिलेक्शन के बाद भी सपोर्टिव थी। ओके। उनका मतलब हर चीज में, जैसे मैंने सबसे पहले 18th में एग्जाम दिया था। तो सॉरी 17 में दिया था। 17 में तो मैंने जस्ट फॉर्म भरा और जाके दे के आ गया। तब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया था, जस्ट जाके आया मैं एग्जाम को, तो मुझे समझ गया कि ये ऐसे नहीं क्रैक होगा एग्जाम। देन मैंने 18 में जब जॉब कर रहा था उस समय प्रिपरेशन किया। ओके। तो 18 में मैं मेंस क्रैक नहीं हुआ गया था। मेंस तक पहुंचा, मेंस क्रैक नहीं हुआ। तब भी मेरे दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया मुझे, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल था, कि तू कर सकता है, तेरे से मतलब तू कर पाएगा। फिर फैमिली भी, जितने मेरी जो भी क्लोज फैमिली होती है हमारी, वो सब भी सपोर्टिव थे कि कोई टेंशन मत ले, तू अपने हिसाब से तेरा एफर्ट्स देते रहे, हो जाएगा। दैट्स गुड। एंड देन उसके बाद 19 में एक्चुअली मैंने जॉब क्विट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरे को टाइम कम मिल रहा है जॉब करते हुए। ओके। तो मैंने 19 में जॉब क्विट करके जब दिया तो फिर हो गया। और मुझे एग्जाम देने के बाद ही लग रहा था, जिससे हमें पता होता है कभी कभी कि एग्जाम देने के बाद कि ये मैंने कर दिया इस बार। तो मैं जो प्लान लेके एग्जाम के लिए गया था, स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि प्री का तो मुझे आ गया था कि प्री कैसे टैकल करना है।
तो मेंस के लिए जो मैं प्लान लेके चला था, वैसे मेरे को जिन्होंने गाइडेंस भी दिया, जो दोस्त थे, वैसे मैंने टेक्स्ट बुक पे वगैरह, यूट्यूब पे बाकी लोगों के इंटरव्यूज भी देखे, जैसे जैसे आप मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैंने दूसरों के देखे कि कुछ टिप्स वहां से मिले, क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने वो सब उनसे सीख के फिर और मैं टेक्स्ट बुक की सीरीज वगैरह का भी मुझे हेल्प हुआ, तो मैंने फिर तो तभी भी फैमिली सपोर्टिव ही थी, फ्रेंड भी सपोर्टिव थे कि तू टेंशन मत ले बाकी कोई सी भी चीज का, तू फोकस रख उस पे, हो जाएगा। ये बहुत एंड देन बढ़िया जब चीज है। रिजल्ट यस यस, बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। एंड देन जब रिजल्ट लग गया उसके, तब तो सर सब ऑब्वियसली खुश थे ही, तो उस दिन वो तो दिन मेमोरेबल ही रह गया सबके लिए कि हो गया फाइनली, क्योंकि फर्स्ट जॉब हमेशा वो रहता है, हाँ, तो सब खुश बात थे। बात तो सही है। यस, फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी होता है। इस प्रिपरेशन फेज काफी बड़ी होती है, काफी लंबी होती है, फ्रस्ट्रेशंस काफी आते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आना पड़ता है। तो यस, फैमिली का सपोर्टिव होना, दोस्तों का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, और जो आपके साथ लाइक बहुत बढ़िया रहा। आपके, मैंने रेज्यूमे पढ़ रहा था कि आपने आईबीपीएस क्लर्क का भी आपका एग्जाम क्रैक हुआ था। सो क्लर्क एंड जी पीओ एक ही टाइम पे, एक ही साल क्रैक हुए थे आपके? हाँ हाँ, एक के टाइम पे सर। ओके, और क्लर्क में बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? जी जी। या तो आपने वहां वहां ज्वाइनिंग तो नहीं किया होगा ना आपने, कि आपने वहां ज्वाइन नहीं किया नहीं था? नहीं नहीं, नहीं, यू, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा पीओ में सिलेक्शन हो yeah, चुका। but obvious. So tell me one thing. After engineering, like you switched to this phase. आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे और वैकेंसीज का थोड़ा इशू था. So एक इंजीनियरिंग के बाद जब बैंकिंग का प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तो कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और उसको ओवरकम कैसे किया? इन दोनों के अगर आप आंसर बताओगे या दोनों के बारे में अगर इन्फॉर्म करोगे, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है। जी सर। तो सर अभी जैसे इंजीनियरिंग में आपको मैथ्स तो रहता ही है ऑब्वियसली वहाँ पे, तो मैथ्स ऐसा कुछ वीक नहीं था मेरा, बट जैसे एक डिफरेंस होता है कि आप एग्जाम में जो, जैसे मतलब थियोरेटिकल एग्जाम्स में आपका अप्रोच अलग होता है, Yes. और जो प्रैक्टिस, जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका अप्रोच पूरा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम भी मैनेज करना है, एक्यूरेसी भी मैनेज करनी है। Yeah. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17 में जब मैं एग्जाम देने गया था, तो मुझे मुझे ऐसा लगा था कि एग्जाम उतना टफ होता नहीं होगा, देखते जाके, तो जब मैं गया तो मुझे समझा कि नहीं, ये विदाउट प्रिपरेशन तो नहीं हो सकता। देन मैंने फिर पता किया बाकियों से, जैसे कोई जो मेरा फ्रेंड एसबीआई में हो गया सिलेक्शन किसी का किसी से, तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि तुम टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, Yeah, exactly. बस ऐसा बोलते हैं सब लोग कि इंजीनियर लोगों का थोड़ा मैथ स्ट्रांग होता है, ऐसा सब कोई बोलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सबका ही होगा, बट बोलते हैं। Yes. तो और इंजीनियर्स को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना आ जाता है कि मैनेज कैसे करना वो सब, इसलिए ज्यादा इंजीनियर लोग एग्जाम क्रैक करे, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। तो जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह जो था उसमें, तो मैंने टेस्ट सीरीज से अपना अप्रोच चेंज कर दिया कि टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से एक्यूरेसी और स्पीड, वो क्योंकि दो ही चीजें थी सर, जितना मुझे समझा, Yes. ये पूरा एग्जाम का खेल एक्यूरेसी का और स्पीड का ही है। Exactly. तो दोनों जो मैनेज करेगा उसको फायदा होगा, तो मैंने बस उसी पे फोकस रखा और उसी के ऊपर काम करते गए। और जो मेरा वीक था, जैसे मुझे रीजनिंग अच्छे से जमता था, रीजनिंग में मैं पूरा अटेम्प्ट कर सकता था, तो मैं रीजनिंग को अपना बैंक लेके चलता था कि रीजनिंग तो मेरा बैंक ही, तो इस पे तो मुझे करना ही करना है। देन बचता था इंग्लिश और क्वांट, तो इंग्लिश भी हो जाता था। फिर क्वांट में प्रॉब्लम आता था कि क्वांट में स्कोर करो प्लस ट्रिक्स यूज करो, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। Yes. क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं कि कोई हार्ड टॉपिक्स है, सारे इजी क्वेश्चन है, बट उतना समय में होने चाहिए। Yeah. तो उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस से वो चीजें धीरे धीरे आती है। Yeah, that is the most important point. Practice बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मीन्स लाइक कंसेप्ट्स तो ठीक है, हमें समझ में आ जाते हैं, पर अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस आगे नहीं बढ़ेगी, तो चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आगे नहीं बढ़ती। प्री और मेंस में दोनों चीजें अलग अलग होती है, दोनों का प्रिपरेशन स्टाइल अलग अलग होता है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ आपको कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, प्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, और बाद में हम मेंस के ऊपर आएंगे, पहले प्री के बारे में आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। जी सर, तो प्री के लिए जैसे टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलती है, अगर किसी ने टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज लगाए होगे तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes. टेक्स्ट बुक में आपको प्री के लिए अलग आपका वो सेट रहेगा एग्जाम्स का, मॉक टेस्ट का, और उसके नीचे सेक्शन टेस्ट मिलता है। तो वो सेक्शन टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि मैंने पर्सनली भी वो बहुत मतलब मुझे उसका फायदा हुआ। अब जो मेरे दोस्त ये साल जो दे रहे हैं, मैंने उनको भी बोला कि आप सेक्शनल टेस्ट को प्रीफर करो, क्योंकि
जैसे मुझे लगता था कि मुझे क्वांट पे वर्क करना है, हाँ, तो मैं पूरी मॉक टेस्ट अगर देता हूँ तो मेरी वो मॉक टेस्ट वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वांट देना था, रीजनिंग और इंग्लिश नहीं देना था तभी मुझे। यस यस यस, तो सेक्शनल टेस्ट से मैं सिर्फ क्वांट के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अगर मुझे पूरा दिन क्वांट करना है, मैं पूरा दिन क्वांट करूंगा। एग्जैक्टली, तो क्वांट तो मुझे ये था कि एग्जाम के लिए जाना है तो रीजनिंग और इंग्लिश, और मैं कट ऑफ भी देखता था कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, हाँ इस बार कितना बढ़ सकता है। जैसे समझ लीजिए लास्ट टाइम 55 होगा, तो हाँ इस बार हो सकता है 57 58 जाएगा। हाँ हाँ, तो अगर मैं 60 प्लस का अगर पकड़ के जाता हूँ तो एग्जैक्टली, डेफिनेटली मेरा हो जाएगा। या तो फिर 60 प्लस जाने के लिए कितना लाना, कौन से सेक्शन में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यस, मैं सोचता था कि इंग्लिश में इतना 30 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट इंग्लिश में 27 स्कोर करना चाहिए, ओके, रीजनिंग में भी 27 करना चाहिए। तो 54 तो यहाँ से हो गए। देन या, अगर मैं क्वांट, अगर मान लो मेरा वीक होता है या फिर मुझे क्वांट में टाइम लगता है, हाँ, मैं वहाँ 20 भी कर लूँ, तो हम्म, 54 प्लस 20 74, तो मैं हो जाऊंगा क्लियर। यस, तो ऐसा वो कैलकुलेशन पकड़ के चलता था। तो फिर उसके लिए वही सेक्शनल टेस्ट ज्यादा हेल्पफुल थी कि मैंने क्वांट पे ज्यादा वर्क किया। ओके, क्वांट के लिए अपनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ा ली अपनी। और देन रीजनिंग और इंग्लिश को तो एज अ बैंक लेके चलता ही था मैं। हाँ, और एग्जाम में भी दोनों बार 18 में भी जब प्री क्रैक हो गया था तभी भी मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाया था, तभी भी हो गया था। ओके, 19 में भी सेम हो गया था। तो फिर प्री क्रैक करने का तो फॉर्मूला सेट हो गया था उसी तरीके से। एग्जैक्टली, एक बार प्री निकल जाए तो फिर एक पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और प्री फिर आपके लिए केक हाँ, वॉक होता है, प्री की जल्दी निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है फिर। यस, प्री होता है तो हमें लगता है कि चलो मैंने एक कर लिया ना तो मैं आगे का कर लूंगा। जब तक प्री क्रैक नहीं होता तब तक आप खुद पे क्वेश्चन आने लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। जब हाँ, प्री क्रैक होता है तो वो तो फिर आ जाता है कॉन्फिडेंस। यस एग्जैक्टली, वो कॉन्फिडेंस तो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने एक पॉइंट जी। मेंशन किया, मैं भी अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी चीज इनके प्रिपरेशन में प्री में एटलीस्ट इतनी रियलाइज हुई अभी तक कि कॉन्ट थोड़ा सा वीक पॉइंट था, तो उसके ऊपर काफी अच्छे से प्रैक्टिस की, काफी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की। और रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनको पता था कि हम कभी भी स्कोर कर सकते हैं, तो उस तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड किया। स्टूडेंट्स गलती वही करते हैं बहुत बार कि जो अच्छा लगता है उसी को सॉल्व करते रहते हैं, और जो वीकनेस है उसको हाँ बहुत बार दबा के रखते हैं। तो ये स्मार्ट जी। स्ट्रेटेजी यूज करना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा पॉइंट स्टार्टिंग में यूज किया था इन्होंने कि बीइंग एन इंजीनियर स्मार्टनेस आ जाती है, बिकॉज यस वो तो है ना कि इंजीनियरिंग में लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर लो, एग्जाम क्रैक कर लो, वो जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे काफी काम आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दोस्त, मुझे बताइए आपने मेंस के लिए, बिकॉज मेंस की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली अलग होती है, प्रिपरेशन फेज अलग जी। होता है। आपने प्रिपरेशन जी। स्टार्टिंग से किया या फिर आपने प्री का एग्जाम होने के बाद प्रिपरेशन किया, और 18 में आपका मेंस शायद रह गया था, तो उसका जी। रीजन जी। क्या था? तो वही सर, मैंने 18th में जब एग्जाम दिया था तो मुझे सिर्फ वही गलती हुई कि मैंने 18th में प्री का प्रिपरेशन पहले किया और फिर मैंने सोचा कि मेंस का करूंगा। बट प्री से मेंस में हार्डली एक महीने का टाइम होता है, कभी कभी तो 20 डेज का भी होता है। वो हर साल जो गैप एग्जाम्स का वो डिफरेंट रहता है। हाँ हाँ, तो 18 में वही गलती हो गया कि मैंने सोचा कि यहाँ से फिर जैसे मैं तो मतलब रिजल्ट लगने तक भी वेट किया कि रिजल्ट लगेगा फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो ओके वो ओके, गलती हो गई क्योंकि हाँ, टाइम कम रह गया था। हम्म, तो 19 में मैंने वो पहले ठान लिया कि जैसे मेरे ख्याल से अगस्त अगस्त में फॉर्म आ गए थे हाँ हाँ, इसके। तो मैंने अगस्त एंड से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो सितंबर में मैंने पहले अपना पूरा बेसिक कवर कर लिया, ए टू जी सबका, इंग्लिश हो इसका हो सबका कवर कर लिया। हम्म, एंड देन सितंबर के एंड से मैंने टेस्ट चालू कर दिया। तो ओके, तब मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं प्रिपरेशन जो कर रहा हूँ हर टॉपिक का, हम्म, तो ये एक ही बार पढ़ूंगा मैं, यही प्री में काम आएगा, यही मेंस में काम। मेंस के लिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा मैं ये सब चीजें। यस यस, मेंस के टाइम पे जो गैप है उसमें खाली मैं रिकॉल करूंगा चीजें हाँ, कि जो थोड़ा हार्ड टॉपिक है जहाँ पे मैं फंसता हूँ, हम्म, रिकॉल करूंगा। दोबारा एक बार प्रिपरेशन करूंगा, दोनों एग्जाम के हिसाब से कर दूंगा। हम्म, क्योंकि मुझे वो फिर वो भी हो गया था ना कि यार अब तो इसको एग्जाम को निकालना है, कुछ भी हो जाए। वो एग्जैक्ट, बात थोड़ी फिर वो हो गई थी। तो मैंने बोला कि इसको तो निकालना है, इसको नहीं छोड़ना है। तो यस, मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन किया। और जो फिर गैप था बीच का, 2 मंथ्स के बीच का, उसमें सिर्फ मैंने टेस्ट छुड़ाया हाँ, और जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जितना फ्रेश प्रिपेयर करते हो उतना ज्यादा माइंड में सेट रहता है। यस यस, तो जैसे आपके वीडियो आते थे करंट अफेयर्स पे, या फिर मैं और यूट्यूब पे कहीं कहीं से, और यूट्यूब पे हो या गूगल से और जितना मिल सकता है इन्फॉर्मेशन, यस, कहीं कहीं पीडीएफ मिलता है या कुछ मिलता है, तो वो सब मैं इकट्ठा करके ट्राई करता था कि पीडीएफ अरेंज करके उस हिसाब से पढूं। तो मैं नोट्स जीके की ट्राई करता था, जीके की नोट्स मैं पहले निकालता था, जैसे जब पढ़ रहा हो तभी भी निकाल के रखता था। एंड देन वो सारे नोट्स मैंने जो बीच का टाइम था प्री और मेंस के बीच का,
तो वो मैंने वो टाइम पे सिर्फ जीके पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि फिर मैंने मेंस के लिए देखा कि मेंस में एग्जाम कैसा होता है। तो मेंस में स्कोर करने के लिए आपके पास जीके और इंग्लिश, ये 2 सेक्शन है, क्योंकि रीजनिंग भी मेंस का बहुत तगड़ा आता है और क्वांट तो आता ही आता है। तो फिर मुझे तब पता था कि यहाँ स्कोर करने के लिए जीके और इंग्लिश मेन है, तो इन पे ज्यादा फोकस करो पहले, ये अगर कर ले, क्योंकि ये नहीं होंगे तो बाकी पेपर तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। तो फिर मैंने वो 1 मंथ में जीके पे फोकस किया। इंग्लिश वैसे अच्छा था पहले से मेरा, तो इंग्लिश पे बहुत काम नहीं करना पड़ा। फिर रीजनिंग पे किया मेंस के टाइम पे, क्योंकि सर मेंस में आपको जैसे प्री के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। मेंस में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करना है आपको मेंस में सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए कि ढंग से सॉल्व करो, 15-20 क्वेश्चन ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उस पे जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मैंने मेंस के लिए तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पे ज्यादा फोकस किया, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और क्वांट को इतना रखा कि क्वांट में कुछ तो अटेम्प्ट कर पाऊं, मतलब सेक्शनल निकले उसका और थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें आ पाए। तो उस हिसाब से क्वांट पे फोकस किया। यस यस एग्जैक्टली, ये जो पॉइंट आपने बहुत बढ़िया मेंशन किया कि जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में 2 हुकुम के एक आपके पास होते हैं, एक है आपका जीए और दूसरा आपका इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही करते हैं कि रीजनिंग और क्यूए में काफी मेहनत करते हैं, मेहनत तो करनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, पर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली बिहेव करना पड़ता है, जो इन्होंने भी शो किया और जो काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ जीए के लिए, बीइंग अ फैकल्टी ऑफ जीए, आई विल आस्क यू वन थिंग, कितने महीनों का आपने करंट अफेयर्स रीड किया था, या बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ाई कैसे किया था, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दीजिए। जी सर, तो एग्जाम मेरा नवंबर में था, 30 नवंबर को, मतलब ऑलमोस्ट नवंबर एंड हो गया था। तो नवंबर से पहले के 5 मंथ्स मैंने, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 मंथ का जीए किया था। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बैंकिंग अवेयरनेस कैसे किया था या फिर उसको थोड़ा स्किप कर दिया था? नहीं सर, दोनों किया था, क्योंकि उसमें स्किप करने जैसा पार्ट ही नहीं था, जीए में ही स्कोर करना था, तो स्किप करके तो नहीं चल सकता था उसमें। तो मैंने दोनों, करंट अफेयर भी 5 मंथ्स का और बैंकिंग अवेयरनेस भी 5 मंथ्स का, दोनों जो जुलाई से लेके नवंबर तक। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था रजत, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर हमारे स्टाफ जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। आज सुबह ही मैं किसी को पढ़ा रहा था, किसी बैच में इंजीनियर्स थे, 2-4 थे, उन सबका यही कहना था कि सर हम केवल करंट अफेयर्स पढ़ के जाए तो ठीक होगा क्या? कि मैं उनको वही बोल रहा था कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, तो वी शुड बी रेडी फॉर दिट। के मोस्टली करंट अफेयर्स आएगा, बट बैंकिंग की चीजें बहुत मैटर करती है, इसलिए आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे जब ये चीजें जाती है, किसी सिलेक्टर से जब ये चीजें जाती है, तो जल्दी वो समझ में आता है, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दैट इंटरव्यू, यस, इंजीनियर्स को आदत होती है ना सर, एग्जाम में जो कुछ पार्ट स्किप करके जाने की, फिर वही पार्ट एग्जाम में आता है, तो हम लोग इंजीनियरिंग से वो चीज सीख गए थे कि नहीं स्किप करना। यस, आपकी बात सही है। दोस्त, फिर इसके बाद एक और पार्ट होता है जो हमारे मेंस में आता है, वो होता है आपका राइटिंग, लाइक एसे और लेटर के बारे में, कि उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप? जी सर, तो ऐसे के लिए मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि मतलब अभी हर एक का उस पर ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। yes, yes. मेरी इंग्लिश पहले से अच्छी थी, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतना तो मैं कर लूंगा, ऐसे ऐसे और जो लेटर राइटिंग है, अब वो बचपन से स्कूल से करते आ रहे हो चीजें, इसमें भी कोई डिफरेंस तो लिखना नहीं था उसमें, मतलब टॉपिक तो वही रहेगा, आपको खाली उस मोमेंट पे सोचना है, जैसे जो भी टॉपिक मिलेंगे 3, उसमें से जो ठीक लगता है, और उनको चाहिए होता है वर्ड्स, कि इतने वर्ड चाहिए, उतने वर्ड चाहिए, तो आपकी स्पीड चाहिए, स्पीड नहीं भी हो तभी भी आपको 15-15 मिनट, आधा घंटा मिलता है, 15 मिनट ऐसे की और 15 मिनट आप लेटर के लिए भी निकालते हो, तभी भी बहुत समय है। बस वही है कि आपका अब उसमें हर एक का डिफरेंट व्यू हो सकता है, उसमें थिंकिंग आ जानी चाहिए, जैसे टॉपिक दे दिया आपको, जैसे उसमें ईमेल में लिख दिया कि आपको किसी चीज के लिए किसी को ईमेल करना है, तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए। अगर आप 6-7 लाइन दिमाग में सोच लिए एक बार कि इतना इतना लिख दूंगा हो जाएगा, बस उसको टाइप करना है, तो उसमें जो जितना उनका लिमिट होता है, 100 वर्ड, 120 वर्ड, वो तो आराम से हो जाता है। यस यस एग्जैक्टली। और बाय द वे, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल उसमें से कोई लेटर कोई चूज करना है, कोई आप बताओगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि एग्जैक्टली? मैंने सर फॉर्मल चूज किया था, क्योंकि इनफॉर्मल चूज किया था, क्योंकि इनफॉर्मल में आप थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो चीजें। फॉर्मल में क्या होता है कि उसका फॉर्मल जो लेटर में आपको प्रॉपर उतना ही लिखना पड़ता है, मतलब उसमें आप थोड़ा ऐड करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि आपको उस टॉपिक पे सूझना चाहिए। इनफॉर्मल में क्या है कि आप कुछ भी उसमें एडिशन कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इनफॉर्मल चूज किया था। ओके ओके। एक और चीज रजत, आपने जैसे पहले कहा कि फर्स्ट यू आर प्रिपेयरिंग, देन 19 में आपने जॉब स्किप छोड़ दिया था,
एंड पूरा टाइम आपने फिर प्रिपरेशन में दिया। तो लाइक दिन में कितने आवर्स का प्रिपरेशन आपका था, या टाइम टेबल कैसा आप मैनेज करते थे, कुछ शेयर करोगे आप? जी सर, तो मॉर्निंग में मैं क्वांट कर लेता था पहले। ओके। तो मॉर्निंग में क्योंकि क्वांट थोड़ा फ्रेश दिमाग से करो तो ज़्यादा बेटर रहता, तो मॉर्निंग में क्वांट करता था। क्वांट 2-3 घंटे क्वांट करता था मैं। एक टॉपिक पकड़ लिया, उस टॉपिक के हिसाब से उसका उसके क्वेश्चंस, मतलब जैसे यूट्यूब पे पहले उसका ट्रिक्स, पहले तो क्वांट के लिए मेन है ट्रिक्स, कि क्वांट के आपको ट्रिक्स पता चाहिए हर टॉपिक का जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। यस यस। तो पहले मैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, तो टाइम एंड वर्क के मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा, फिर जो सर पढ़ा रहे, जैसे टेक्स्ट बुक पे सुमित सर पढ़ाते, तो फिर उनके वीडियो में जाओ, वहां से ट्रिक्स लो, खाली उसकी क्वेश्चन पहले मतलब पहले ट्रिक्स देखो कि वो क्या कैसे ट्रिक्स बता रहे, फिर वो ट्रिक्स के हिसाब से उनका पूरा वीडियो देख लो, उसके क्वेश्चन देख लो। देन मैं यूट्यूब पे सिर्फ टाइम एंड वर्क के वीडियो देता था, सिर्फ क्वेश्चंस लेने के लिए, वो क्या पढ़ा रहे वो स्किप कर देता था, सिर्फ क्वेश्चन लेता था, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करता था। ओके। देन मैं एक बुक लेता था, जैसे क्वांट की बुक्स आती है RS अग्रवाल वगैरह, तो फिर वो बुक लो, उस बुक में भी वो टॉपिक के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, ताकि वो टॉपिक पूरा तैयार हो जाए आपका, फिर उसको दोबारा आपको वो करने की जरूरत ना पड़े। यस एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मैं सारे टॉपिक्स कर लेता था मॉर्निंग में। देन उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के लिए जिम विम चले गए, जिम से आने के बाद फिर मैं रीजनिंग लेके बैठता था, 2-3 घंटा रीजनिंग करता था। एंड देन रीजनिंग के बाद थोड़ी देर के लिए एक आध घंटा जिए, थोड़ा फ्रेश ऐसे नॉर्मल सी में। और फिर इवनिंग में मतलब रात के टाइम पे आराम से इंग्लिश पढ़ो, और इंग्लिश 1 घंटा करता था, ज्यादा फोकस क्वांट रीजनिंग पे रखा, क्योंकि अब वो हर एक के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। यस यस। मुझे मुझे मेरा रीजनिंग इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस था, तो मैं उसको ज्यादा टाइम देता नहीं था, कि मैं क्वांट करता था, रीजनिंग करता था। यस और ऐसा नहीं था कि बहुत पैक शेड्यूल था, बाकी मस्ती मजाक भी चलता रहता था। बट एग्जैक्टली। वही थोड़ा एक दिन में 5-6 या 6-7 घंटे भी बस है, मतलब उस अगर आप वो 6-7 घंटे प्रॉपर देते हो वो सफिशिएंट है। Actually, this is a kind of a well structured, well planned and smartly created, the smartly prepared, मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाई की हुई है। तो यही एक शेयर करना था सबसे, कि आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। बट देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग एंड दे कैन नॉट लेफ्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ some family pressures, because of some financial constraints. So उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? बिकॉज आप वर्किंग कर चुके हो, तो आपको पता है, एक्सपीरियंसेस आपके पास है, तो उनके लिए कुछ सजेशन करना चाहोगे आप? जी सर, वर्किंग में भी मुझे लगता है कि क्रैक हो सकता है एग्जाम, बट देन वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने सैटरडे संडे भूलने पड़ेंगे, कि सैटरडे संडे होते हैं मजे करने के लिए उनको सैटरडे, क्योंकि वो 2 दिन में आप सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो सैटरडे संडे आपको पूरा डिवोट करना है इसके लिए। एंड वही, जैसे मुझे लगता है कि मैं शायद 18 में भी क्रैक कर लेता, बट मैंने वही गलती किया कि मैंने प्री के लिए पढ़ाई करके रख दिया, देन मेंस के लिए मैं सोचा बाद में करूंगा, तो वो क्योंकि वैसे ही वर्किंग करते समय नहीं मिलता, उसमें जो टाइम था वो भी मैंने थोड़ा वेस्ट कर दिया। तो अगर उसमें भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट से 2-3 महीने से, अब आप वर्किंग कर रहे हो, मान लीजिए मैंने सितंबर में चालू किया एग्जाम पढ़ाई, और अक्टूबर में एग्जाम था, पर मैं पूरा दिन पढ़ रहा था, तो मेरे पास टाइम था। अब जो वर्किंग कर रहा है उसको तो पता है हर साल एग्जाम IBPS का अक्टूबर में और नवंबर में आता है, तो अगर वो पर्सन अगर जून या जुलाई से भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपके पास वहां टाइम कम है, तो आप यहाँ जल्दी शुरू करो। तो अब अगर आप जून जुलाई से रोज का 2-3 घंटा करते करते प्री के लिए, तो सर 15 से 30 दिन, 1 महीने का भी प्रिपरेशन अगर आप मतलब कैपेबल हो, तो 1 महीना भी बहुत है प्री के लिए, ढंग से अगर करते हो तो। सैटरडे संडे को टेस्ट छुड़ाओ, बाकी दिन आप प्रैक्टिस करो, तो वो आप कर लोगे। चलो 1 नहीं 1.5 महीना पकड़ लो, तो वो हो जाएगा। देन आपको जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना है मेंस के हिसाब से, और ये टॉपिक्स जो आपने किए वो ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि वो दोबारा आपको नहीं करना पड़े। तो अगर नॉर्मल कोई बंदा 1-1.5 महीने में चालू कर रहा है प्रिपरेशन अपनी, तो आप 2-2.5 महीना लो, 3 महीना लो। आप जैसे जब फॉर्म निकलता है अगस्त में, आपको पता है निकलेगा ही निकलेगा इस साल। अभी इस साल तो कोरोना की वजह से बहुत सारा अनसर्टेनिटी था, बट नॉर्मल ईयर्स में फिक्स होता है कि आपका अगस्त में फॉर्म आएगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो आप अगर जुलाई से, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, खुद को 2-2.5 महीने का टाइम देते हैं, अगर वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। That's a very very good the input you have given. Now अब आते हैं आपके इंटरव्यू के तरफ। How was your experience regarding interview? कुछ क्वेश्चंस अगर याद है आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, तो अगर आप शेयर करते तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इंटरव्यू तो मुझे लगभग पूरा याद ही है क्या क्या हुआ था तो उस दिन। That's great. तो मैंने एक्चुअली प्रिपेयर कर, जैसे ये आ गया इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया, तब तो मैं रिलैक्स हो गया था कि अब इंटरव्यू तो होगा। देन मैंने पहले तो जिनका इंटरव्यू हुआ है, जो मतलब जो खुद के पहचान में, उनसे बात की।
तो उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आप ठीक ठाक प्रिपेयर करके जाओ। उन्होंने पहले बात तो बोला कि आपको फेल तो नहीं करते इंटरव्यू में, तो मैं बोला चलो ये तो सबसे बढ़िया बात होगी कि फेल नहीं करेंगे। देन इसमें तो ये भी होता है आपकी जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 80-20 होता है, 80% आपका इसका रेशो। तो मेरे दिमाग में वो भी था कि मैं यहाँ कितना स्कोर करूंगा, देन मुझे वहाँ कितना स्कोर चाहिए। तो मैं वो भी पकड़ के चला था कि अगर मैं 50+ अगर इंटरव्यू में लाता हूँ तो सफिशिएंट है, हो जाएगा। उतना मेरे को आइडिया आ गया था हिसाब से। तो फिर मैंने पता किया जो जिनका जिनका एग्जाम्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में कुछ नहीं, आप जाओ, आपको कुछ सवाल पूछेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि उसमें 3-4 लोग, 4 या 5 का पैनल होता है, कभी 3 का पैनल होता है। फिर उन लोगों में भी वही होता है कि गुड गाय बैड गाय वाला, कि एक आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, एक आपको फिर थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछेगा। तो मैं वो मेंटली प्रिपेयर था कि ये सब तो डेफिनेटली होगा। देन मैंने यूट्यूब पे कुछ लोग अपने जैसे आपके चैनल पे शेयर करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कोई किसी ने मॉक इंटरव्यू के एग्जांपल्स जैसा वीडियोस अपलोड किए थे खुद के, तो मैंने वो भी देखा। देन कुछ लोग गूगल पे वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं अपने एक्सपीरियंस वर्ड्स में कि क्या हुआ था, तो मैंने वो देखा कि एग्जैक्ट मतलब पता तो चले कि क्वेश्चंस क्या पूछते हैं वो लोग। तो वही पता चला कि आप जाओ, मुझे वही पता था, एक मेरे को सेट ऑफ क्वेश्चनर समझ में आ गया था कि आप जाओगे, एंटर करोगे, पहले आपको कॉर्डियली बुलाएंगे हो कि कहाँ से हो, क्या किया, बैकग्राउंड क्या है, देन कुछ काम क्या है, ये सब एजुकेशन के बारे में थोड़ा पूछेंगे। देन धीरे 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 करके आपके थ्योरेटिकल मतलब जो भी बैंकिंग का नॉलेज है उसके ऊपर आएंगे कि आपको कितना नॉलेज है और आप कितना इंटरेस्टेड हो, थोड़ा जज करेंगे। तो वो मैंने सब समझ लिया था कि ऐसे ऐसे करना है। बस मैं फिर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा 2 फेब को इंटरव्यू था और 1 फेब को बजट आया था। तो फिर मैं बजट को पूरा ध्यान में रख के गए थे कि 100% बजट पे क्वेश्चंस तो पूछेंगे। बट उन्होंने नहीं पूछे बजट पे क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों नहीं पूछे, तो बट नहीं पूछे उन्होंने। तो जब मेरा कॉलिंग आया, मैं अंदर गया, सबको ग्रीट किया, वहाँ पे बैठा। वहाँ पे एक ही मैम थे और बाकी 3 सर थे, 4 लोग थे। तो पहले वो मैम ने पूछा मुझसे सब एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। उन्होंने पूछा कहीं जॉब किया, मैंने बताया, जॉब के बारे में पूछा। तो थोड़ा उन्होंने जॉब के बारे में और डिटेल में पूछा कि जॉब का नेचर क्या था, वहाँ पे आप कैसे कर लेते थे, ये सब क्यों छोड़ा। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने पूछा क्यों छोड़ा, उसके बाद सडनली सेकंड सर ने पूछ लिया कि हाँ फिर वो छोड़ के बैंकिंग में ही क्यों आना है आपको। वो धीरे धीरे फिर उन्होंने बैंकिंग के मतलब क्यों जाना है बैंकिंग के बारे बैंकिंग में वो पूछा उन्होंने। देन बाकी के जो 2 सर थे उन्होंने फिर थोड़ा डिटेल में पूछा कि आपका गवर्नमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसके बारे में क्या व्यू है, आप कभी बैंक में गए हो। और फिर उसके बाद में बैंक में बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, तो आप उसको अगर उस पोजीशन में रहोगे तो कैसे उस स्कीम्स को रन कर सकते हो। तो बेसिकली जज कर रहे थे कि मैं क्या मतलब कैसे आंसर दूंगा। वो सब तो उन्होंने थोड़ा नॉलेज बैंकिंग में जैसा होता है जैसे क्या कासा बोलते हैं जिसको, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उसके बारे में पूछा कि पता है। तो फिर लायबिलिटीज क्या है बैंक की, और क्या बैंक के लिए लायबिलिटीज क्या है और बेनिफिट्स क्या है वो पूछा। ऐसे थोड़े बहुत उन्होंने उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे। देन उन्होंने हॉबीज के बारे में पूछा, हॉबीज का मैंने बताया थोड़ा स्पोर्ट्स का। तो वो जो सारे थे थोड़े वो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड, थोड़ा उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में पूछा। बस उतना ही 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू था। और अच्छा हुआ, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था। Yes. So basically they were just checking your officer kind of qualities, जो एक leadership qualities जैसे हम लोग कह सकते हैं, that kind of mode they wanted to check and they did that. और आपके आंसर्स भी काफी up to the point थे। By the way, आपकी हॉबी कौन सी है? स्पोर्ट्स में कौन सी हॉबी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो आप? सर खेल ऐसा तो नहीं कि प्रोफेशनल लेवल पे खेले, वही जो सब खेलते, जैसे क्रिकेट खेलता था मैं, फुटबॉल खेलता था, कभी कभार वॉलीबॉल भी खेलते थे। एंड देन वही स्पोर्ट्स question regarding certain sports or they ask in general question? हाँ, वो जो सर थे वो भी थोड़े स्पोर्ट्स के फैन थे। उन्होंने क्रिकेट के बारे में एक सवाल पूछा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, कुछ तो क्रिकेट का समथिंग पूछा था उन्होंने, रिसेंट में जो भी क्रिकेट का हुआ था वो उसमें कुछ पूछा था उन्होंने। फाइन। सो अभी आप पुणे के पास पोस्टेड हो, राइट? रूरल पोस्टिंग है फिलहाल या आपकी सिटी पोस्टिंग चल रही है? नहीं सर, रूरल पोस्टिंग है। ओके फाइन। तो घर से दूर हो अभी, तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सो बिकॉज़ काफी वर्किंग कंडीशन में, फैमिली साथ में या यू आर जस्ट लिविंग अलोन? नहीं, मैं अकेले ही हूँ अभी। फैमिली तो वहीं पे होम टाउन में ही है। ओके फाइन। तो यस, जब मैं यहाँ पे आया, जैसे बाकी नॉर्मल टाइम में तो सर कुछ नहीं लगता था, कहीं पे भी भेजा होता उन्होंने पोस्टिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती। बट देन एक तो मेरा जोन पुणे आ गया, जैसे मेरा प्रॉपर जोन आना चाहिए नागपुर,
मेरे होम टाउन के हिसाब से। बट देन मुझे भी नहीं पता मेरा जोन पुणे कैसे आ गया। और पुणे से इंटरव्यू दिया था आपने? हाँ, इंटरव्यू पुणे से दिया था, एग्जाम पुणे से दिया था, शायद वही रीजन था, उन्होंने भी वही बोला कि वही आपने रीजन है, एग्जाम वही। वगैरह पुणे। जी। तो देन तो फैमिली तो वही थी कि अब तुझे पुणे जोन मिला है, और सारा डर कोरोना की वजह से था, नॉर्मल कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस यस यस। फिर वही कि कैसे जाना होगा ये वो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सब पुणे में हुआ था, जोनल ऑफिस में। देन उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी उन्होंने जब पुणे बोला तो पहले मुझे लगा यार कि पुणे, और पुणे का तो आदत था कि पुणे में तो बहुत लोग हैं, कोई वो नहीं है। बट देन पुणे से आउटर जाना है, तो वो केस में फिर मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं जैसे। तो लकीली पुणे के पास का ही मिल गया, ऐसा कि नहीं बहुत दूर है, पुणे से डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो हाँ, और देन थोड़ा मैंने फिर फ्रेंड सर्कल में जो जो मेरे पुणे के लोकल फ्रेंड्स थे, तो उनसे थोड़ा पूछा कि कुछ मतलब आइडिया मिल सकता है। फिर मेरे फैमिली मेरे फैमिली, मेरे मामा वगैरह की थोड़ी यहाँ पे पहचान थी उनकी ऑलरेडी, तो उनके थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट्स मिले यहाँ के लोकल थोड़े, और वैसे भी लोकल जो लोग थोड़े सपोर्टिव थे। मतलब जैसे मैं आया तो यहाँ के जो मेरे मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर जो थे मेरे, वो काफी कॉर्डियल थे, उन्होंने तुरंत मुझे अकोमोडेशन करवा दिया, उसी दिन कर दिया, तो मुझे ज्यादा घूमना ही नहीं पड़ा, उसी दिन करवा के मेरा सब कुछ तुरंत कर दिया, तो ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं फिर। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अभी जाने से पहले मैं आपको लाइक आपका एक एक पॉइंट लेना चाहूंगा हर सब्जेक्ट को लेके कि क्यूए के लिए आप क्या बताना चाहोगे हमारे दोस्तों को कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्यूए। प्री मेंस के लिए अलग अलग, सेम फॉर द रीजनिंग, सेम फॉर द इंग्लिश, एंड देन लास्ट में हम जीए के ऊपर आएंगे। सो आपका जो भी मूल मंत्र है, जो भी आपका सक्सेस मंत्र है एवरी सब्जेक्ट के लिए आप बता दीजिए। जी, तो क्यूए के लिए सर प्री में तो था कि स्पीड एंड एक्यूरेसी रखनी है, तो मैंने पकड़ के चला था कि 35 क्वेश्चंस होते हैं क्यूए के और 20 मिनट मिलते हैं। ओके। तो मुझे 20 से 25 तक अटेम्प्ट करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ, ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा करने जाऊँ गलत हो जाए। 20 से 25 सफिशिएंट है क्यूए के लिए। तो वो सॉल्व करने। अब क्यूए का ऐसा होता है कि हर शिफ्ट में पैटर्न चेंज होता है, कोई शिफ्ट का पैटर्न टफ आता है, कोई शिफ्ट में बहुत ईजी आता है। तो अब अगर आपका इजी सेट है तो आपको 20 क्वेश्चंस वो आ जाएंगे, जैसे आपका हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन आता है, वो सिंपल जो भी पार्ट होता है वो सारा कुछ आपको 20 मार्क का वो आ जाएगा। देन आपको या 15 मार्क्स का आ जाएगा, 10 मार्क के आपको आ जाएंगे दो वो आते हैं डीआई आते हैं, और 10 मार्क के आपको वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत लोग फंसते हैं, मैं भी फंसता था। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम को पहले तो सोचता था कि वर्ड प्रॉब्लम में जो जाना ही नहीं, 10 क्वेश्चन उनको साइड में रख दो, अपने लिए खेलने की फील्ड 25 क्वेश्चन की, ये 15 क्वेश्चन छोटे एंड देन 10 क्वेश्चन डीआई की, इनको करना है, और छोटा मोटा वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो आ जाएगा। तो उस हिसाब से देन अगर आपका टफ सेट आ गया तो फिर आपको जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह, ये सब 10 ही मार्क का आएगा, और दो डीआई तो कंफर्म आती ही है, तो वो 20 हो गए। उस केस में आपको 15 वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, तो फिर आपको उस केस में वर्ड प्रॉब्लम को तो टैकल करना पड़ेगा। तो वो मतलब हर हिसाब से डिफरेंट होते जाएगा आपके सेट के हिसाब से। बट वही है, क्वांट के अंदर भी हर चीज में अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पकड़ के चलो। क्वांट में भी सब्जेक्ट के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आपके, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो आपका बैंक है, वही छूट गया तो फिर लॉस हो गया पूरा। एंड देन सबसे मेन चीज की क्वांट हो तो कोई भी क्वांट हो, रीजनिंग हो, छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले कर लेंगे अप्रोच उसको, जो छोटा अपन बाद में करेंगे, बट वो सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। छोटे क्वेश्चन सारे पहले कर लो, क्योंकि वो आपका हक का मार्क्स है, अगर वो ही छूट गया तो फिर तो वैसे ही पेपर खराब होगा। तो पहले छोटे क्वेश्चन सारे करो, देन उसके बाद जो आपको आता है वो करो, देन उसके बाद समय बचता तो जो नहीं आता है वो सब, उसमें एक मिनट भी अगर वेस्ट होगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रीजनिंग में भी सेम, रीजनिंग में तो आपको 3 या 4 पजल आएगी, 3 तो आती है या 4 आ सकती है, या 5 भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द सेट। तो रीजनिंग में भी सेम, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं सिंपल वाले, पहले उन्हें करो। देन पजल्स में देख लो पहले कि कौन सी पजल सिंपल है, या आपको कौन सी पजल है, हर एक को अलग अलग टाइप की पजल इजी लगती है, बात तो सही। तो जो पजल आपको इजी लगती है वो पहले कर लो, देन हार्ड पजल के लिए जाओ, और उस हिसाब से रीजनिंग को कंप्लीट करो। इंग्लिश में भी सेम, छोटे क्वेश्चन जो वन वर्ड आंसर जो भी होंगे, जो फटाफट हो सकते हैं, उनको पहले कर लो, क्योंकि प्री में होता है 30 मार्क का अगर इंग्लिश है, आपको 15 मार्क के सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो आपके तुरंत 5 मिनट में हो जाएंगे। फिर आपका बचा 15 मिनट, उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, उसके बाद आपका बाकी का आ गया। सेट इजी होगा तो आप 30 के 30 कर लोगे, वैसे सब लोग 30 कर ही लेते हैं इंग्लिश में आजकल। ये तो है। तो इंग्लिश का तो वैसा
प्रॉब्लम नहीं आता। तो यही सब करना पड़ेगा आपको प्री के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स का। Yes. कि जो इजी क्वेश्चंस है, जो छोटे क्वेश्चंस है वो पहले कर लो, देन बड़े क्वेश्चंस के लिए। और मेंस एंड में देन मेंस के लिए स्पेशली रीजनिंग की बात करूंगा मैं। मेंस में रीजनिंग का कैसा रहा था? बिकॉज थोड़ा सा पजल्स डिफिकल्ट आते हैं, थोड़ा सा इशू बहुत सारे लोगों को जाता है मेंस में, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मेंस में सर ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के आते हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं 2 मार्क वाली पजल जो आती है, जिस मतलब 5 क्वेश्चन है उसके 10 मार्क मिलेंगे डायरेक्टली, तो अगर वो मैं एक कर लेता हूँ थोड़ा टाइम लेके भी, तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि 10 मार्क सीधे मिल जाएंगे। और मेंस के अंदर भी आपको थोड़े छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो थोड़े इजी है, छोटे, मतलब ऐसा नहीं वो टाइम ज्यादा खाएंगे मार्क्स कम देंगे, वैसे क्वेश्चंस तो मेन में भी आते हैं। तो मैंने रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन जो थोड़े जो थे, जितने मेरे को आ सकते पहले वो किए। एंड देन मैंने 2 पजल्स थी, वो 2 पजल्स मैंने 2 पजल्स ठीक ठाक करके कर ली, जिसको 2 मार्क्स मिल रहे थे, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क। तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए 5, उनके सीधा मेरे को 10 मार्क मिल गए। तो वैसे 2 पजल वो कर ली मैंने, तो उतना ही हो पाता वो रीजनिंग के अंदर। तो यस एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट द क्यूए? हाँ, क्यूए के लिए भी सेम था। क्यूए तो टफ आया था, काफी टफ आया था क्यूए। तो पहले मैंने देखा, मैंने बोला इसमें से कितना ही सॉल्व कर पाऊंगा, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते करते जाएंगे, छोड़ तो नहीं सकते। तो मैंने एक एक क्वेश्चन किया, फिर जो इजी, फिर वो उसमें भी एग्जाम में भी सेम सिचुएशन है। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो फिर 1 किया, 2 किया, धीरे धीरे। फिर उसके बाद डीआई का डीआई, उसमें भी डीआई थी, उसको भी सेम था, क्वांट में भी वो डीआई को डबल मार्क्स थे। वो भी डीआई अच्छे से हो गई लकीली, तो वो सॉल्व हो गए, उसके भी डबल मार्क्स। क्वांट में तो मैंने गिन के शायद 15 या 16 मार्क्स पे अटेम्प्ट किया था क्वांट के अंदर, और उतने ही मिले थे एग्जैक्टली। दैट्स अ गुड थिंग। उससे एक्यूरेसी ज्यादा नहीं किया इज था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। क्वांट और रीजनिंग के मिला के मैंने 35 या 36 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, दोनों का मिला के, और एग्जैक्टली उतने ही उसमें आए। यस, दैट्स अ गुड थिंग। दोस्त, जाने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया था, या फिर कुछ वीडियोस आप लोग हमारे देखते थे, तो उसका क्या कितना फायदा हुआ? टेस्ट सीरीज का कितना फायदा? बिकॉज यू आर कंप्लीटली रिलाइड ऑन टेस्ट सीरीज, जो आपने कहा था स्टार्टिंग में। तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज का कितना फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हुआ सर। मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था टेक्स्ट बुक एक्चुअली, जब मुझे आइडिया नहीं था सब चीज का। तो मैंने तब उसका ईयरली पास लेके शुरू कर दिया था। एंड देन वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे देखता था कि मुझे ट्रिक्स पता करनी थी कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स क्या चाहिए। तो वीडियोस तो उसके लिए रिलाय था मैं वीडियोस पे। एंड देन मैं टेस्ट छुटाता था रेगुलरली, सारे सेक्शनल टेस्ट भी, एंड देन मॉक टेस्ट भी, पूरे प्री के भी और मेंस के भी। तो उस हिसाब से मैंने सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व किए। उससे मुझे स्पीड मेरी इंक्रीज हो गई सबसे ज्यादा। एक्यूरेसी भी हुआ, बट एक्यूरेसी तो खुद से करने से ऑब्वियसली प्रैक्टिस से हो गया। बट ज्यादा फायदा टेस्ट सीरीज का मुझे स्पीड में हुआ, कि मेरी स्पीड इंप्रूव हो गई, कि मैं उतने समय में उतने क्वेश्चंस कर पा रहा था। तो उससे मुझे दोनों में एग्जाम में फायदा होगा। क्लर्क में तो ऑब्वियसली, क्लर्क में तो इतना, जब पीओ का प्रैक्टिस हो गया था, तो क्लर्क में तो 100 में से 90-95 तक भी अटेम्प्ट हो जाते थे आराम से। एग्जैक्टली वो तो होता है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीओ एग्जाम, लार्जर एग्जाम, तो भाई क्लर्क जैसी एग्जाम तो आपके आराम से निकल ही जाना है, कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो यस रजत, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी काफी स्ट्रैटेजीज बड़ी बेहतरीन थी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी स्टडी बहुत वेल प्लान्ड है। आप पहले अच्छा रिसर्च करते हो, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, और फिर उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हो, और कहीं पे भी इमोशंस नहीं है। मींस भाई मुझे आता है तो मैं सॉल्व करते जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आता है उतना सॉल्व कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, और ये सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है जो मैं हर किसी को बोलना चाहूंगा कि डोंट गो विथ इमोशंस। जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रॉपर प्लानिंग किया, रिसर्च किया हर चीज का, अपने आप को ढाला उसके अंदर, क्या सही है क्या गलत है, कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से वीक पॉइंट्स है, एंड यू कैन सी ही इज हैविंग द सक्सेस। कभी कभी कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाइक ही मेंशन कि अगर आप वर्किंग हो, सैटरडे संडे आपको सैक्रिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए, यू हैव टू डू दैट। ओके, सो अमेजिंग स्टफ। बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टफ है जो आपने आज बताया। अब बात करके सही में अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली वही फीडबैक हमें देंगे। तो थैंक यू वेरी मच रजत। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। के बहुत जल्दी एक बार वापस आपसे मुलाकात होगी, और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब हमारे स्टूडेंट्स की एग्जाम्स आएगी, उनकी डिमांड आएगी, तो वापस एक बार आपसे जुड़ेंगे। के और मैं पुणे आते रहता हूँ, सो मिलेंगे बहुत जल्दी। बेसिकली आई एम लिविंग इन पुणे इटसेल्फ, सो कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो रजत, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने अपना टाइम हमें दिया इस चीजों को डिस्कस करने के लिए, एंड स्टूडेंट्स भी बड़े हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू। यस।